औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी जान और दिल है, जो बेहद रहम करने वाला निहायत ही मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब पे सलामती भेजते हुए मैं इस सीरीज़ राइट टू प्रोटेस्ट के एपिसोड नंबर 3 का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने हिंदुस्तान के ऐन से जो पॉइंट्स हैं, आर्टिकल 19(1)A जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है, और आर्टिकल 19(1)B जो राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स कि इन दोनों दायरों से जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट जो कि फंडामेंटल राइट बना है एज़ पर दी रामलीला मैदान केस इंसिडेंट केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ 2012 का जो केस है। तो अभी हमने ये देखा कि फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है कैसे एक इनहेरेंट ह्यूमन राइट है, एंड कैसे इंटरनेशनल लॉज जो हैं, जो राइट टू प्रोटेस्ट के फेवर में जो सारे इंटरनेशनल लॉज थे उसको आपके सामने रखा। फिर उस इंटरनेशनल लॉज को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 253 है, जो कि अपने हिंदुस्तान के ऐन में है कि भाई ये इनहेरेंट ह्यूमन राइट को हमको भी प्रोटेक्ट करना है, इसको भी फंडामेंटल राइट में लाना है, तो इन्होंने फंडामेंटल राइट में लाया है उनके ज़रिए से। सो अब जो है ये आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 19(1)B ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू राइट टू प्रोटेस्ट जन्म लेता है। फर्स्ट मैं आ जाता हूँ आर्टिकल 19(1)A पे, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये राइट टू एक्सप्रेस है, किसी भी इंसान को भाई राइट टू एक्सप्रेस है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप क्या फील करते हो, आपका क्या आइडिया है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या बिलीफ है, ठीक है ना। तो राइट टू एक्सप्रेस आइडियाज़, ओपिनियंस, बिलीफ्स, ठीक है, अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है ना। और अब ये जो राइट टू एक्सप्रेस है क्या मीन्स, थ्रू हाउ यू गोइंग टू एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, क्या मीन्स होंगे एक्सप्रेस करने के। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन होता है स्पीच, जो बोल सकता है, बोल के बता सकता है कि भाई दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई हैव आइडिया, दिस इज़ द ओपिनियन आई हैव, दिस इज़ द बिलीफ आई हैव, ठीक है ना। तो स्पीच इज़ वन मोड। सेकेंड इज़ एक्सप्रेशन, जो शायद बोल नहीं पाते हो वो एक्सप्रेस करते हो अपने एक्शंस के थ्रू, हाथों से, राइट को येस एंड नो को क्रॉस एंड वॉट एवर, सो एक्सप्रेशन। फिर आपका आ जाता है जो भाई पढ़ लिख सकते हैं, तो उनका जो लिख सकते हैं वो लिख के एक्सप्रेस करेंगे कि भाई कोई भी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप उसके फेवर में हैं या नहीं है, आप अप्रूव करते हैं नहीं करते हैं, आप डिसेंट करते हैं या आप कंसेंट देते हैं, ठीक है ना। तो राइटिंग इज़ अ फॉर्म। इससे एडवांस लेवल हो जाता है प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, आप जहाँ भी बिल्स आप देखे होंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे पैम्पलेट्स लिखे जाते थे, सो दैट इज़ प्रिंटिंग, ओके। प्रिंटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। एंड लास्टली एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का और कोई भी फॉर्म हो जिससे कि आपका राइट टू एक्सप्रेस हो पाए, सो दैट थ्रू दोज मीन्स यू कैन वेरी वेल एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है ना। तो ये हो गई बात आर्टिकल 19(1)A की, जहाँ की राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अभी आ जाते हैं आर्टिकल 19(1)B के बारे में, जो कि कहता है कि राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। इसका मतलब ये हो गया भाई आप इस कंट्री में आपका पूरा राइट है, कहीं पे भी आप असेंबल हो जाओ पीसफुली, बाशर्त है पीसफुली, विदाउट आर्म्स, मतलब कोई भी आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स आपके पास नहीं होने चाहिए, ये पीसफुल असेंबली है, माइंड यू, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो बेसिस होगी वो राइट टू प्रोटेस्ट बनाएगा एज अ फंडामेंटल राइट। ना अभी राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स में क्या आ जाता है, टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, टू होल्ड प्रोटेस्ट, टू होल्ड डेमोन्स्ट्रेशंस, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हो पब्लिक में, कोई भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, या अपने फेथ के बारे में बताना चाह रहे हो या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई सही है कोई गलत है आपको एक्सप्रेस करना है, और थ्रू प्रोसेशंस, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइंड राइट जाके आपको राइट ऑफ प्रोटेस्ट देता है एज अ फंडामेंटल राइट, जो कि रामलीला मैदान इंसिडेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट में केस में बताया गया है, ठीक है ना। नाउ आई वुड लाइक टू
state that अभी इन सब में let us understand कि राइट टू प्रोटेस्ट के लिमिटेशंस क्या हैं, क्या आपको देखने हैं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस। वो हो जाते हैं आपके हिंदुस्तान के ऐन के आर्टिकल 19(2) में। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं इसको। इसके तहत गवर्नमेंट, कोर्ट ये सब रूल्स बना सकती हैं, रेगुलेशंस बना सकती हैं आपके राइट ऑफ प्रोटेस्ट को कर्टेल करने के लिए, लिमिट करने के लिए। तो यहाँ पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले आ जाती है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का माना ये है कि भाई हिंदुस्तान गवर्नमेंट है, आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि गवर्नमेंट गिर जाए, ठीक है ना, उनकी सॉवरेनिटी को धक्का पहुँचे, ठीक है, और उनकी इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पे धक्का पहुँचे। सेकेंड आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट में पूरी आवाम रहती है, आप अकेले नहीं हैं या क्लास ऑफ पीपल अकेले नहीं हैं, तो सारी आवाम, पूरी आवाम में सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी राइट ऑफ प्रोटेस्ट ऐसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हैम्पर हो। फिर आ जाता है आपका, आप राइट ऑफ प्रोटेस्ट ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिससे कि आप कोई भी फ्रेंडली रिलेशंस जो इंडिया ने फॉरेन स्टेट्स के साथ मेंटेन किया हुआ है वो इफ़ेक्ट हो। कि मान लीजिए हमारा फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन है यूके के साथ, यूएस के साथ या जर्मनी के साथ, ऐसे कुछ भी, जहाँ पे भी आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारा फ्रेंडली रिलेशन हैम्पर हो। फिर आ जाता है आपका पब्लिक ऑर्डर। आप कोई भी वहाँ भड़काऊ भाषण, भड़काऊ चीज़ ऐसे कुछ नहीं करेंगे जिससे कि वहाँ के नॉर्मल पब्लिक में डिस्टर्बेंस होके कोई भी पब्लिक ऑर्डर को धक्का पहुँचे। फिर आ जाता है आपका डिसेंसी एंड मोरालिटी। आपको डिसेंसी एंड मोरालिटी के दायरे में रह के काम करनी है। कहीं भी जाके आप कपड़े फाड़ के खड़े नहीं हो सकते हैं। एक कोड होता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डिसेंसी कोड होता है जिसको आपको फॉलो करना है। बाकायदा एकदम अदब से प्रोटेस्ट करेंगे तो अदब से प्रोटेस्ट करेंगे। फिर आ जाता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोई भी आप ऐसा राइट ऑफ प्रोटेस्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट ऑर्डर हो कि भैया आपको यहाँ पे इस जगह पे इस टाइम पे नहीं रहना है या इस प्रॉपर्टी पे नहीं रहना है। कुछ भी ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आपने उसको फॉलो करना है, आपके उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, वरना वो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। फिर आ जाता है कि आप राइट ऑफ प्रोटेस्ट ऐसे नहीं एक्सरसाइज कर सकते कि किसी और का डिफेमेशन हो। आप किसी और को डिफेम नहीं कर सकते राइट ऑफ प्रोटेस्ट में, चाहे वो ज़िंदा हो या वो ज़िंदा नहीं भी हो। आप किसी का भी आप गाली नहीं बक सकते हैं, आप किसी को मतलब किसी की इज्जत पे धक्का नहीं पहुंचा सकते हैं। सो डिफेमेशन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो देयरफॉर आपके राइट ऑफ प्रोटेस्ट में देयर शुड नॉट बी एनी डिफेमेशन। एंड लास्टली, देयर शुड नॉट बी एनीथिंग विच इज़ एन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। आप कोई भी ऐसा काम राइट ऑफ प्रोटेस्ट के दायरे में रह के नहीं करेंगे कि किसी और चीज़ या किसी और ऑफेंस को जन्म देना पड़े। आप वहाँ पे जाके कुछ और मतलब कर दिए, ग्रुप ऑफ पीपल को गैदर करके वहाँ पे दंगा फसाद नहीं फैलाना है, ठीक है। तो राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट में आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखा जाएगा, एंड ओनली देन द राइट ऑफ प्रोटेस्ट एग्जिस्ट एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। थैंक यू। तो अभी अगले वाले सीरीज़ एपिसोड 4 में मैं आपको जजमेंट्स के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि राइट ऑफ प्रोटेस्ट आपका एक्सरसाइज होता है। और मैं चाहता हूं कि कल को कोई भी अथॉरिटी या पुलिस या कुछ भी कोई भी आके अगर आपसे पूछ भी ले कि भाई आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या बेसिस है, तो आप एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री एम्पावर्ड रहें इन लॉज से, इनको कहने के लिए कि भाई आप किस लॉ के अंडर और किस कानूनी दायरे में आप ये राइट ऑफ प्रोटेस्ट अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।